हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 7 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 1। और बेटा चैप्टर का नाम है वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, और इसमें पहला आर्टिकल आप लोग पढ़ रहे हैं डी ब्रॉगली वेव्स। तो पहले देखो, ध्यान से सुन लो कुछ बातें, फिर मैं इस आर्टिकल पर आपको चर्चा करता हूँ। देखो, अभी तुमने पढ़ा भी था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैंने बताया भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका नेचर ड्वेल नेचर होता है। कैसा नेचर है उनका? ड्वेल। ड्वेल नेचर समझते हो? यानी कि वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर है उनमें। वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। किन में यह माना गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है बेटे। अब डी ब्रॉगली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, एक क्या बल्कि दो बातें कही। उन दो बातों को पहले समझो। उन्होंने क्या कहा? पहली बात कि जो टोटल एनर्जी यूनिवर्स में है, यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो दो रूपों में है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में या मैटर के रूप में। तो टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज इन टू फॉर्म्स, इज इन टू फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एनर्जी है, सारे बच्चे जानते ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी ही है। और दूसरा मैटर के रूप में, मैटर भी सारे बच्चे जानते हैं, हर मास एनर्जी होती है E बराबर mc², आइंस्टीन इक्वेशन तुम्हें पता है। तो इन, ठीक है, तो टू फॉर्म्स में है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में और एक मैटर की फॉर्म में। दूसरी बात उन्होंने कही, नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर ने हमेशा सारा व्यवहार सारी चीजों के साथ सिमेट्रिकल किया है, एक समान किया है। तो नेचर लव्स सिमेट्री। अब आप कहेंगे यहां पर इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग ये है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास ड्वेल नेचर है तो नेचर ऐसा नहीं करेगी एक को तो ड्वेल नेचर दे और एक को ड्वेल नेचर ना दे। तो उन्होंने कहा मैटर के पास भी क्या होनी चाहिए? ड्वेल नेचर होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए एक सेंटेंस उन्होंने दिया बहुत इंपॉर्टेंट कि a wave is associated with each moving particle, यानी मैटर का भी कोई पार्टिकल है और तो उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, वैसे बेटे सही शब्द वेव भी नहीं है, आगे हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तो वेव नहीं एसोसिएटेड होती है, एक वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो आप और सही अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे ए वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहलाती है। ए वेव पैकेट, ए वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल। अब देखो बेटे, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ड्वेल नेचर को। तो तुम्हें पता ही है एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास mc², यानी mc इंटू सी। mc को आपको पता है मोमेंटम कह देते हैं, तो फोटोन का मोमेंटम कायदे से लिखा जाता है p इंटू सी। तो p की वैल्यू होती है, यहां से आप समझ सकते हैं P बराबर E बराबर P इंटू सी। और एक फॉर्मूला तुमने और पढ़ा है, बताओ कौन सा है भाई? एनर्जी का जो फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है hc/λ। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा बताओ जरा? PC बराबर
एच सी अपॉन लैम्डा, सी से सी कट जाएगा, है ना, तो यहां से लैम्डा निकालोगे तो फोटोन के लिए लैम्डा आया है एच अपॉन पी, जहां पी का मतलब एम सी था। यानी ये बात फोटोन के लिए लागू की गई है ड्वेल नेचर में। लेकिन यहीं पर बेटे किसने सुधार किया? डी ब्रॉगली ने। उन्होंने कहा नेचर लव सिमेट्री, तो ये बात फोटोन के लिए ही सही नहीं है बल्कि हर चीज के लिए सही है, मैटर के लिए भी सही है। तो उन्होंने एम सी, सी माने वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी को हटा के यहां वी कर दिया। वी माने अब जनरल पार्टिकल के लिए हो गया, उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, ठीक है। तो मैटर वेव के लिए लैम्डा को उन्होंने सही किया, एच अपॉन पी, पी की वैल्यू जो एम सी थी वहां सी हटा के उन्होंने जनरलाइज कर दिया इसे वी, ठीक है। अब ये बात किस किस के लिए सही हो गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी सही है और मैटर के लिए भी सही है। तो लैम्डा का फॉर्मूला हो गया बच्चों, जरा केयरफुली देखो लैम्डा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला उन्होंने कर दिया एच अपॉन पी, लेकिन पी की वैल्यू क्या कर दी? एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा का फॉर्मूला एच अपॉन एम वी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें एक बात, ये सारे मैटर पार्टिकल्स के लिए है, लेकिन एक बात और बताएं बेटा, अगर मैटर पार्टिकल बहुत तेज चल रहा है, यानी बहुत तेज का मतलब समझ लो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, बहुत तेज का मतलब है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल कोई बहुत बहुत तेज चल रहा है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो मास जो होता है उसका वो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास बढ़ जाता है चीज का बेटा और नया मास हो जाता है m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v का मतलब है स्पीड ऑफ द पार्टिकल और c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, और m नॉट को कहते हैं रेस्ट मास। क्या कहते हैं? रेस्ट मास। याद रखिए, अगर पार्टिकल कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट चलता है तो उसका मास बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में लैम्डा का फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा h अपॉन m की वैल्यू लगा दो ये वाली, तो m नॉट और v तो लिखा ही है और ये अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है भाई। अब एक दो बातें बेटे और समझो जो इंपॉर्टेंट हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। जरा देखो बच्चों, एक तो ये ध्यान रखना, एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती है पार्टिकल के साथ, अ वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल। तो एक तो यही ध्यान रखना, मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखता भी जा रहा हूँ, वेव एसोसिएटेड नहीं होती है बल्कि सही शब्द है वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है। अ वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल। एक इंपॉर्टेंट बात हो गई जो आपको ध्यान रखनी है, एक दो बातें और हैं उन पर भी ध्यान करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटे देखो, लैम्डा को लेके जरा ध्यान देना, h अपॉन एम वी है, तो मास अगर जितना बड़ा होगा, मास क्या होगा? बड़ा होगा, तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी। वेलोसिटी बड़ी होगी तो भी लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो याद रखो ये लैम्डा, जो ये मैटर वेव का वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ मास और वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मास जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी बड़ी होगी, या वेलोसिटी जितनी कम होगी वेवलेंथ उतनी ही बड़ी होगी। दूसरी बात, ये वेवलेंथ जो है, ये जो वेव है इसके साथ एसोसिएटेड है, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है बल्कि ये एक अलग टाइप की वेव है जिसे मैटर वेव कहते हैं। देखो ये आर्टिकल का नाम भी जब लिखा है
तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है मैटर वेव्स। तो याद रखो ये लैम्डा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं है, ये वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है मैटर के साथ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसोसिएटेड नहीं है बल्कि मैटर वेव है। तो एक ये बात ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। जो लैम्डा आप निकालेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है बल्कि मैटर वेव है, ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ओके, तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो देखो बच्चों, अब इसके बाद एक बात और हम डिस्कस कर रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, आसान भी बहुत है ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो, अब मैं आर्टिकल का नाम ले रहा हूं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत आसान है। पेज में बदल दे रहा हूं क्योंकि इतना लिख नहीं पाएंगे अब इसमें, तो पेज बदल दे रहा हूं। 1 मिनट बेटा लगेगा। तो देखो बेटे, अभी तुमने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है, लैम्डा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है H/mv। इस बात को कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे पहली चीज, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी को मैं E से लिख दे रहा हूं, तो E का फॉर्मूला होता है 12mv²। m का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और m का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा अंदाज कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहां से देखो ये क्या हो गया, 2 इधर आ गया, 2me, तो 2me बराबर m²v²। अंडर रूट ले लो, तो mv की वैल्यू होती है √2me। तो आप लैम्डा का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर, बोलो क्या लिखोगे, H/mv। mv को हटा दिया, mv की वैल्यू है H/√2me, जहां E का नाम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ऐसे भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अक्सर लिखते हैं। अब बेटे, ज्यादातर कई बच्चे ये भी कह सकते हैं, एनर्जी पार्टिकल के पास चार्ज पार्टिकल है तो उस पर एनर्जी कैसे आएगी? तो बहुत आसान है, चार्ज पार्टिकल पर एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन होता है QV, W बराबर QV, जहां V का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला भी लिख देते हैं, H/√2mQV। इस तरह से बेटे ये फॉर्मूले आप लिख सकते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बहुत आसान है। अब बात कर रहे हैं बेटे हम इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम है हमें, फॉर इलेक्ट्रॉन, स्पेशली इलेक्ट्रॉन को ध्यान रख के बात कह रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और बहुत हल्का पार्टिकल है, तो उसके साथ भी एक मैटर वेव एसोसिएटेड होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सभी को मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। H सभी को मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इन वैल्यूज को रख के लैम्डा को सॉल्व किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर सॉल्व करें तो कुछ आंसर तो आएगा ही। तो आंसर आता है, याद कर लीजिए, 12.27 अपॉन, ये सब वैल्यू रख दी थी, V की वैल्यू नहीं रखी है, अपॉन √V।
ये एंगस्ट्रम में मैंने डायरेक्ट निकाला है, यानी अगर आप v की वैल्यू रख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस जिससे कि आपने एक्सीलरेट किया है चार्ज पार्टिकल को, v की वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा निकल आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां 100 लिख दूंगा, तो 100 का अंडर रूट 10, 10 का डिवाइड कर दूंगा तो 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत आसान है, v की वैल्यू वोल्ट में रखनी है, ठीक है, आंसर एंगस्ट्रम में आएगा। लेकिन ध्यान रखना है ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हमने यहां इलेक्ट्रॉन का ही मास लिया है, इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज लिया है। तो कोई पूछे वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप जवाब देंगे 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू बच्चों, एक और वीडियो बनाएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।